नरेंद्र मोदी को जून में पता चलेगा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड जीता है या नहीं। एक दशक तक सत्ता में काबिज रहने के बाद वो सर्वव्यापी हैं, लेकिन अक्सर उनके पक्ष में एक बेहद कम चर्चित राजनेता देखे जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के असाधारण उत्थान में मदद की है, यानी अमित शाह, जिन्हें अक्सर भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। पीएम के सबसे करीबी, विश्वास पात्र और उनके चुनावी रथ के पीछे का दिमाग हैं। उन्होंने भाजपा के लिए कई चुनावी जीतें हासिल की हैं। वो बहुत निजी व्यक्ति हैं, लेकिन एक उत्कृष्ट आयोजक और अभियान रणनीतिकार, एक चतुर राजनीतिज्ञ के साथ ही मोदी की तरह एक बेहद ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति हैं। उनके समर्थक उन्हें हिंदू आस्था का महान रक्षक के रूप में देखते हैं। आलोचकों का कहना है कि वो भारत के कुछ सबसे विवादास्पद कानूनों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं, जिनमें कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना शामिल है, जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में प्रतिज्ञा थी, और एनआरसी, जिसे मुसलमानों के प्रति गहरा भेदभावपूर्ण बताया गया है। शाह पहली बार राष्ट्रीय मंच पर एक दशक पहले आए थे, जब उन्होंने भारत के सबसे चुनावी रूप से महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव की रूपरेखा तैयार की थी। 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने 80 में से 71 सीटों पर अभूतपूर्व जीत हासिल की। वकील और पूर्व बीजेपी नेता यतिन ओझा, जिन्होंने दशकों तक अमित शाह के साथ मिलकर काम किया, वो कहते हैं कि शाह के पास भगवान का उपहार है। उनका दिमाग चाणक्य से भी तेज चलता है। उन्होंने 2014 की सफलता को 2017 और 2022 में ऐतिहासिक राज्य विधानसभा चुनाव जीत के साथ आगे बढ़ाया, और 2019 के आम चुनाव में उन्होंने पार्टी को दूसरी बार और भी बड़ी जीत दिलाई। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात राज्य के मनसा में हुआ था। उनके पिता अनिल चंद्र पीवीसी पाइप बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय करते थे, और उनकी मां कुसुमबेन एक गृहिणी थी। अमित शाह की पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी से 1982 में अहमदाबाद में हुई थी, जब वो भाजपा के वैचारिक स्रोत दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। उस वक्त आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी ने अपने युवा सहयोगी को बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी में शामिल होने की सलाह दी थी। फिर जैसे जैसे मोदी आगे बढ़े, वैसे वैसे शाह भी आगे बढ़ते रहे। समर्थक उन्हें एक कार के दो पहिए के रूप में वर्णित करते हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया, अपना आधार बनाया, दोस्तों और अनुयायियों को जीता और चुनावों में प्रतिद्वंदियों और विरोधियों को हराया। शाह का महत्व इस बात में है कि वो मोदी के लिए काम करने में सक्षम हैं। वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जो मोदी नहीं कर सकते। वो मोदी के लिए उपयोगी हैं। वो रोड रोलर हैं जो उनके रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देता है। अमित शाह ने अपने गृह राज्य में राजनीतिक कौशल सीखा, और इन वर्षों में उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ के रूप में स्थापित किया। उनके करीबी सहयोगी आरडी देसाई कहते हैं कि वो प्रतिभा को पहचानने में अच्छे थे और उन युवाओं का समर्थन करते थे जिनके बारे में उनका मानना था कि उनमें क्षमता है। वो पहली बार 1997 में गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए, जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें सरखेज निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चुना। उन्होंने 1998, 2002 और 2007 में इसे संभाला, और 2008 में सीट के विघटन के बाद वो पास के नारायणपुरा में चले गए। उन्होंने 2014 का आम चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2019 में गांधीनगर से सांसद चुने गए, और इस साल भी वो वहीं खड़े हैं। फरवरी 2002 में गुजरात में हुए धार्मिक दंगों और उसके परिणामों ने वो पृष्ठभूमि प्रदान की जिसके बाद मोदी शाह संबंध पनपे। 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए आलोचना की गई। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया, और बाद में अदालतों द्वारा भी उन्हें बरी कर दिया गया। दंगों के कुछ महीने बाद जब बीजेपी ने अत्यधिक ध्रुवीकृत गुजरात में राज्य चुनाव जीता, तो अमित शाह को 1 दर्जन मंत्रालयों का प्रभार दिया गया। राज्य पुलिस और अभियोजक पक्ष, जो शाह के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के कुछ मामलों में घटिया जांच के लिए आलोचना की थी, इसे न्याय का गर्भपात बताते हुए भारत की शीर्ष अदालत ने 2 हाई प्रोफाइल मामलात की सुनवाई गुजरात से बाहर
स्थानांतरित कर दी। गुजरात सरकार ने अदालत में ये भी स्वीकार किया कि मामले दर्ज करने में राज्य पुलिस की ओर से और गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने में अभियोजक पक्ष की जानिब से चूक हुई थी। इन सालों में अमित शाह पर खुद दंगों में भूमिका का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उन पर इल्ज़ामों की कभी भी उचित जांच नहीं की गई। उस वक्त के एक मशहूर पत्रकार ने बताया कि जब उनसे दंगों के बाद क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने के लिए कहा तो शाह ने उनसे पूछा कि क्या उनका घर हिंदू या मुस्लिम बहुल इलाके में है। पत्रकार ने जब जगह बताई तो जवाब मिला, परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो भी घटनाएं होंगी दूसरी तरफ होंगी। अमित शाह की जिंदगी में उथल पुथल 2008 में शुरू हुई, जब उन पर 2005 में एक मुस्लिम नागरिक सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी की हत्या का इल्जाम लगा। शाह ने इन इल्जामात को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इनकार कर दिया, लेकिन 2010 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या और अपहरण का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे, लेकिन उन्हें राज्य के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 3 महीने से अधिक समय जेल में गुजारना पड़ा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने बाद अदालत ने अमित शाह को बरी कर दिया। न्यायाधीश एम.बी. गोस्वामी ने कहा था कि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित थे। हालांकि संघीय पुलिस ने जुलाई 2010 में अपने आरोप पत्र में शाह पर जांच में हस्तक्षेप करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके बरी होने के खिलाफ अपील नहीं की। शाह का बरी होना भी एक अप्रिय विवाद से घिरा हुआ था। कुछ दिन पहले उनके मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को घातक दिल का दौरा पड़ा। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत संदिग्ध थी और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। इनमें से कुछ भी कभी साबित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग को खारिज कर दिया। अमित शाह अक्सर ऐतिहासिक भूलों को ठीक करने की बात करते हैं, जो साल 1947 यानी कि आज़ादी के बाद शुरू हुई। कश्मीर का विशेषाधिकार खत्म करना और विवादास्पद CAA पेश करना, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की इजाज़त देता है, उन गलतियों को सुधारने के प्रयास थे। इस कानून की वैश्विक निंदा हुई और 200 मिलियन से अधिक की आबादी वाले भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 2014 के बाद से बढ़ रही हैं। 2019 में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अमेरिकी विदेश विभाग ने अवैध मुस्लिम प्रवासियों को दीमक बताने और उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंकने की धमकी देने के लिए अमित शाह की आलोचना की थी। चुनावी रैलियों में वो नियमित रूप से आज भी हम और वो उनके मुसलमान होने की बात करते हैं।